नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यमिक स्तर के हिंदी विषय के इस कार्यक्रम में आप सब शिक्षार्थियों का, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारा शीर्षक है कैसे पढ़ें, पढ़ें कैसे। तो आपने जब ये शीर्षक पढ़ा तो आपके मन में भी बहुत से प्रश्न आए होंगे कि ये शीर्षक क्या बता रहा है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम किस बात पर चर्चा करेंगे, उसमें कौन कौन से बिंदु होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थी हैं और पढ़ना आपको आता है। फिर ऐसी कौन सी विशेष बात है आज के इस कार्यक्रम में जिसे सुनकर, देखकर आपको लाभ होगा और आप पढ़ना जो कौशल है उसमें और सिद्धस्त हो पाएंगे। शिक्षार्थियों, मैं याद दिलाना चाहूँगी आपको, अगर याद हो तो बचपन में आपने जब पढ़ना आरंभ किया था तो क्या आप अक्षर देखते ही एकदम से पढ़ना आप शुरू कर दिए था, आपने कर दिया था? आपने पहले तोड़ तोड़ कर कुछ अक्षरों को पढ़ा था, आपके बड़ों ने या आपके शिक्षकों ने, किसी ने आपको ये बताया था कि ये जो चिन्ह है, इसे, इसकी जो ध्वनि है ये होगी, क को इस तरह से लिखा जाएगा, ये क होता है। और फिर उस अक्षर के साथ किसी न किसी शब्द को उन्होंने जोड़ा होगा और उन्होंने कहा होगा कि क से कमल होगा, या इस तरह से और किसी शब्द का उन्होंने उदाहरण दिया होगा आपको। अगर आपको याद आया तो शायद आप इस बात को भली भांति समझ पाएंगे कि जो पढ़ना कौशल है वो कदम दर कदम चलकर सीखने की एक प्रक्रिया है। हम एकदम से पढ़ना सीख नहीं जाते हैं। और अगर आज आप ये समझते हैं कि आपको पढ़ना पूरी तरह से आ गया है तो उसमें भी थोड़ी सी गुंजाइश है। तो मैं समझती हूँ कि आज कार्यक्रम से आपको भी लाभ होगा और हम इस प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि किस तरह से आप इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को पूरा करके, उन चरणों पर चलकर, इन पर आप सीख कर कैसे पढ़ना कौशल में आप सिद्धस्त हो जाते हैं, आप प्रवीण हो जाते हैं और फिर आपको पुस्तकें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि आप बहुत सारी पुस्तकें पढ़ें। और कभी कभी आपको ऐसा भी महसूस होता होगा कि ये जो आपके पास समय कम है और पुस्तकें बहुत हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास और समय होना चाहिए था ताकि आप इस समाज के बारे में, इस हमारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में या किसी और विषय के बारे में, जिसके भी बारे में आपको बहुत रुचि है, आप उससे संबंधित पुस्तकें आप पढ़ सकें। तो शिक्षार्थियों, चलिए हम शुरू करते हैं इस चर्चा को। और इस चर्चा के जो हमारे मुख्य उद्देश्य हैं शिक्षार्थियों, आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारा जो पहला उद्देश्य है, हम पढ़ने के कौशल की हम जानकारी पर बात करेंगे, आपको ये जानकारी देंगे। हम आसपास जो फैली हुई विविध प्रकार की जो पठन सामग्री है उसमें से उपयोगी सामग्री का चुनाव हम कैसे करें, कैसे चुनें कि हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कुछ पठित सामग्री है और अपठित सामग्री है, उसमें अंतर क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये जो पठित और अपठित सामग्री है, इसमें जो प्रमुख, जो उपयोगी बिंदु हैं, उन्हें कैसे हम चुनें, किस तरह से हम इस बात को समझें कि कौन से उपयोगी बिंदु हैं। किसी भी सामग्री का सार क्या हो सकता है या उसका केंद्रीय भाव क्या हो सकता है, हम इस बारे में भी विचार कर सकेंगे। और पठित सामग्री का विश्लेषण और मूल्यांकन भी हम कर सकेंगे। तो शिक्षार्थियों, सबसे पहले जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम में परिचय देते हुए भी बताया आपको कि आप अक्षर से अनुच्छेद तक का सफ़र आप तय करते हैं। आपने बचपन में अक्षर से आरंभ किया था ये सफ़र और अब आप पुस्तकों तक पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं अक्षर से अनुच्छेद की।
जिन शिक्षार्थियों की मातृभाषा हिंदी नहीं है और वे द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ रहे हैं, या किसी दूसरे देश में, विदेश में जहाँ हिंदी प्रचलित नहीं है, वहाँ कोई बच्चा हिंदी पढ़ रहा है, तो जब वह हिंदी पढ़ता है तो वही है कि वो अक्षरों को तोड़ तोड़ कर पढ़ता है। क म ल, कमल, उसको उच्चारण करने में उसे इतना समय लगता है, और इसमें उसके जो घर के बड़े हैं वो उसकी सहायता करते हैं, उसके शिक्षक उसकी सहायता करते हैं। धीरे धीरे ये बच्चा इन छोटे छोटे अक्षरों को बोलना सीख लेता है, और इनके चिन्हों से वो पहचानता भी है। जब कहीं पर लिखा हुआ ये अक्षर वो देखता है तो वो पहचान लेता है कि हाँ, यही अक्षर लिखा हुआ है। तो शिक्षार्थियों, कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे पढ़ने का जो पहला कदम है, पहला चरण है, वो क्या है? भाषा के अक्षरों की पहचान करना, और उन अक्षरों से जो शब्द बने हैं उनकी पहचान करना। आपने छोटे में भी यही काम आपने किया है। हम सभी इस चरण से अवश्य गुजरते हैं। तो ये हमने इस बात को समझा कि हमारा पहला चरण क्या है? भाषा के अक्षरों की पहचान तथा उनसे बने शब्दों की पहचान है। तो शिक्षार्थियों, अब बच्चे ने अक्षर पहचान लिए, उनसे बने हुए शब्द भी पहचान लिए, लेकिन शब्द पहचान तो लिए हैं, लेकिन उनके साथ कौन सा अर्थ जुड़ा हुआ है उसे ये नहीं पता है। तो शब्द अपने आप में कुछ भी नहीं है अगर उसके साथ अर्थ नहीं है। तो आपको, अगर आप अपने घर में किसी छोटे बच्चे, अपने भाई बहन को अगर इस तरह से पढ़ना सिखा रहे हैं, तो आप सिर्फ उसे अक्षर या शब्द थोड़ी ना पढ़ाएंगे, आप उसे उसका अर्थ भी बताएंगे, समझाएंगे कि क्या होता है, इसे किस संदर्भ में हम प्रयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि शब्द पढ़ने के बाद हम उसका अर्थ समझते हैं, और जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उसका चित्र भी दिखाते हैं, और चित्र के माध्यम से भी हम उसे बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो शब्द है उसका आकार, उसका प्रकार इस तरह से होगा। अगर हम ईख पढ़ा रहे हैं तो ईख का अगर हम चित्र दिखाते हैं तो बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि वो कनेक्ट कर सकता है, वो जोड़ सकता है कि ईख जो है उसका आकार इस तरह का होता है। तो वो अपने सामने उसे एकदम ऐसा लगता है जैसे एक अपनी मस्तिष्क में वो उसका जो चित्र है, उसकी तस्वीर जो है, उसे वो बिठा लेता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ शिक्षार्थियों कि अक्षर, उसके साथ उसका चित्र, ये जब जुड़ते हैं तो उससे ये शब्द जो हैं वो सार्थक हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पढ़ने की जो प्रक्रिया है, पढ़ने का जो कौशल है, उसका हमारा जो दूसरा चरण है वो है शब्दों के अर्थ जानना। अगर हम अर्थ नहीं जानेंगे तो शब्द जो हैं उनका कोई भी उपयोग नहीं है, उनकी सार्थकता नहीं रहेगी। अगर ये दूसरा चरण नहीं है तो पहला चरण हमारा अधूरा है। तो हमने 2 चरण इसके सीख लिए हैं। अब बात आती है पढ़ने की गति पर। तो पढ़ने की जो गति है वो किस तरह से हमारे इस कौशल को प्रभावित करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमने शब्दों की पहचान कर ली, हमने अर्थ का ज्ञान कर लिया, हम अर्थ समझ गए हैं, लेकिन हम इसका पहचान करने के बाद इसे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अगर हम इसे तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं अर्थ हमसे छूट जाता है। जैसे हम कहते हैं कमल, 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 दोनों प्रकार से किए गए उच्चारण में अंतर है। यहाँ सिर्फ एक अक्षर की बात हो रही है, एक शब्द की बात हो रही है, तो यहाँ आप गति शायद इतने अच्छे ढंग से ना समझ पाएं, लेकिन जब हम वाक्य पढ़ते हैं, अगर हम वाक्य को कम गति से, बहुत धीमी गति से अगर हम पढ़ते हैं तो वे शब्द अलग अलग बिखरते हुए नजर आते हैं।
तो हमें कम से कम इतनी गति से उसे पढ़ना है कि सभी शब्द एक दूसरे से बंधे हुए तारतम्य में हमें सुनाई दें और हमारे दिमाग में भी उसी गति से ही वे प्रवेश करें, ताकि हम उसका सही अर्थ सही ढंग से उसे समझ सकें। तो यहाँ हमने समझा कि पढ़ने की गति भी बहुत आवश्यक है। तो हमने पहले शब्दों की पहचान की, फिर हमने शब्दों के अर्थ समझे और हमने फिर पढ़ने की गति पर ध्यान दिया कि हम किस गति से पढ़ेंगे तो हमारे लिए ये जो शब्द हैं ये साकार होंगे, ये सार्थक होंगे और इनका जो अर्थ है वो हमारी पकड़ में आ जाएगा। तो इस तरह से शिक्षार्थियों हम शब्दों को पहचानते हैं और इसको हम एक अच्छी गति, मतलब धीमी गति ना हो, एक कह सकते हैं कि एक पर्याप्त एक गति पर हम इन शब्दों को पहचानने का प्रयास करते हैं। अगर हम शब्दों को धीरे पहचानते हैं तो उनके अर्थ भी हम धीरे समझेंगे और इस तरह से जो एक अनुच्छेद का एक संपूर्ण अर्थ है वो हमारी समझ से निकल जाएगा। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो खुसफुसाते हुए पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एक वाक्य आपके लिए पढ़कर सुनाती हूँ और इससे आपको लगेगा कि ये जो शब्द हैं ये कहीं न कहीं बिखर रहे हैं। किसी विषय पर जानकारी लेने तथा किसी अप्रसिद्ध व्यक्ति से उसके बारे में जानने के लिए की गई बातचीत को साक्षात्कार कहते हैं। शायद आपको अच्छे ढंग से सुनाई भी न दिया हो, लेकिन फुसफुसाहट में जो साथ में बैठे व्यक्ति हैं उन्हें भी थोड़ा सा कष्ट होता है, क्योंकि उनके अपने काम में बाधा पड़ती है और कहीं न कहीं आप शायद अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन उससे पढ़ने की गति में भी बाधा पहुंचती है। तो शिक्षार्थी हो, आप जब पढ़ें तो एक गति पर पढ़ें, एक गति में पढ़ें और इस तरह से खुसफुसाकर या बुदबुदाकर आप पढ़ने की बजाय आप इसे ऊंचे स्वर में भी पढ़ सकते हैं। आप अपने एकांत में भी आप पहले आप बोल बोल कर पढ़ने का प्रयास कीजिए और फिर जब आपको लगे, आप में आत्मविश्वास आए कि आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, तो फिर आप उसे मन में पढ़ने का प्रयास कीजिए। बच्चों को कई बार इस बारे में भी बहुत उत्सुकता होती है कि ऐसा कैसे है कि हमारा ध्यान नहीं भटकता है और हमें बोल बोल कर पढ़कर ही हम समझ पाते हैं, और जब वो अपने घर में बड़ों को देखते हैं पढ़ते हुए तो वो ऐसा लगता है उन्हें जैसे ये पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बोल कर नहीं पढ़ रहे हैं। तो बोलकर पढ़कर जो आप ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं उस चरण से लेकर वो मन में गति में पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसमें समय लगता है। तो अगर आप प्रयास करेंगे तो आप भी और लोगों की तरह, अपने घर के बड़ों की तरह आप भी मन में पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से और गति से पढ़ सकते हैं और आपको भी जो भी लिखी हुई सामग्री है वो उतनी ही अच्छे ढंग से समझ में आएगी जितना कि आपको लगता है कि आपके घर के बड़े जो हैं वो पढ़ते हैं। तो ये भी उत्सुकता बच्चों में रहती है, इसलिए मैंने इस बात पर भी बात करना ज़रूरी समझा। तो क्योंकि पढ़ना शिक्षार्थियों एक आनंद का अनुभव है और अगर ये सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। क्योंकि जब कोई और हमें पढ़ने के लिए बोले या हमें किसी परीक्षा में बैठना है और हम तब उसे पढ़ते हैं तो एक तरह से पढ़ाई हमारे लिए बोझ हो जाती है। लेकिन जब हमें ये पढ़ने की जो प्रक्रिया है इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं और फिर हम अपनी रुचि के अनुसार अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ते हैं, तो समय आने पर जब इस तरह से परीक्षा के लिए भी हमें अगर पढ़ना भी पड़ता है तो हमें वो प्रक्रिया भी हमें आनंद देती है। तो शिक्षार्थियों, मैं समझती हूँ कि आप जब भी पढ़ेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें एक गति के अनुसार ही
पढ़ना है। और कोशिश करेंगे कि जो भी आप पढ़ें उसमें आप आनंद लेकर पढ़ें। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों हमने ये 3 जो चरण हैं वो अच्छे ढंग से समझे हैं, और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि आगे हम जब भी पढ़ें तो हम इन बातों का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं शिक्षार्थियों, किस तरह से जो शब्द हैं वो वाक्यांश, वाक्य और अनुच्छेदों में बंटे होते हैं। हमने शब्दों की बात की, हम फिर वाक्यांश देखते हैं, वाक्यांशों से फिर वाक्य बने हैं, और उन वाक्यों से एक पूरा का पूरा अनुच्छेद बना है। और इस तरह से बहुत से अनुच्छेद होंगे जिन्हें मिलाकर एक रचना बनती है। ये रचना किसी भी तरह की हो सकती है। ये कोई कविता भी हो सकती है। अगर कविता है तो हमारे शब्दों का, हमारे वाक्यांशों का जो स्वरूप है वो दूसरी तरह का होगा। लेकिन अगर गद्य की बात करें तो गद्य में अमूमन यही प्रक्रिया, यही स्वरूप रहता है, जिसमें एक रचना जो है वो अनुच्छेद, वाक्य, वाक्यांश और शब्दों में आप उसे देखते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं शिक्षार्थियों कि जब भी हम कोई रचना पढ़ते हैं तो हम अलग अलग, एक एक शब्द को हम अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, हम एक प्रवाह में पढ़ते हैं। तो अगर हम इस प्रवाह में किसी भी रचना को पढ़ते हैं, चाहे आप अखबार पढ़ते हैं, हमने अपने पिछले कार्यक्रम में बात की थी कि अखबार की दुनिया के बारे में, तो जब आप अखबार भी मान लीजिए आप पढ़ते हैं, उसमें कोई आपके लिए कोई सामग्री है और आप उसे पढ़ रहे हैं, कोई सूचना आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसे सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, उसका सिर्फ उच्चारण नहीं करते हैं, आप उसका अर्थ भी तो समझते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि जो पढ़ने की प्रक्रिया है उसमें हमेशा उसका समझ के चलना शामिल रहता है। हम पढ़ते हैं, साथ साथ समझते रहते हैं। अभी आप सुन रहे हैं और सुनकर आप समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ जब आप पुस्तक पढ़ेंगे, कोई अखबार तो आप उसमें पढ़ने के साथ साथ उसे समझेंगे भी। अगर आप उसे समझेंगे नहीं तो उस पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। अगर आपका ध्यान कहीं और है, मान लीजिए कि आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं लेकिन आपको बाध्य किया गया है वो पुस्तक पढ़ने के लिए, अभी आपकी इतनी रुचि नहीं है उस पुस्तक को पढ़ने के लिए, तो आपका ध्यान कहाँ होगा? आपका ध्यान होगा अपने साथियों की तरफ कि जो बाहर शायद खेल रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, या किसी टीवी की किसी कार्यक्रम की तरफ की अगर आप पढ़ नहीं रहे होते तो शायद आप टीवी देख रहे होते। तो कहने का तात्पर्य यह है शिक्षार्थियों की जो पढ़ने की प्रक्रिया है, अगर आप उसे समझ कर नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है, तो उस पढ़ने का कोई भी अर्थ नहीं है। आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो ये जो चरण है ये पढ़ने की प्रक्रिया का चौथा चरण है। जब आपने शब्द पढ़े हैं, आपने अक्षर भी पढ़ लिए हैं, और शब्द पढ़े हैं, फिर वाक्य पढ़े हैं, अनुच्छेद पढ़े हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, आप उनके अर्थ समझकर उसका जो मूल भाव है वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनका कोई भी तात्पर्य या अर्थ नहीं है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि अगर ये सभी चरण आपने पार किए हैं तो आपने सचमुच पढ़ना सीख लिया है। तो तात्पर्य क्या हुआ? शब्द ज्ञान से अर्थ ज्ञान तक का जो सफर है वो हमने तय कर लिया है। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों हम इस बात का भी प्रयास करें कि जब भी हम सामग्री पढ़ें, हमारे सामने कोई नए शब्द आ रहे हैं, तो उस समय तो हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि इस अनुच्छेद में इस शब्द का इस परिप्रेक्ष्य में क्या अर्थ होगा। लेकिन जब आपके पास समय हो तब आप उन शब्दों के अर्थ भी जानने का प्रयास कीजिए। उससे क्या होगा, आपको
लगातार कुछ नए शब्द आपको आप सीख पाएंगे। आप उनका अपनी भाषा में, अपने किसी आप कुछ लिख रहे हैं, आप कहीं बात कर रहे हैं, तो उन शब्दों का भी आप प्रयोग कर पाएंगे। और एक तरह से आपके मस्तिष्क में ये जो शब्द हैं ये बहुत अच्छे ढंग से बैठ जाएंगे। तो इस तरह से ही कोई भी व्यक्ति अपना जो शब्द भंडार है उसे बनाता है। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि हम जब भी पढ़ें तो हम इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि हमने कौन से नए शब्द सीखे हैं। उस समय आपने वो रचना पढ़ ली है, लेकिन उन नए जो शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनके भी अर्थों को आप जानने का प्रयास कीजिए। जैसे हमारी जो हिंदी की पाठ्य सामग्री आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि पृष्ठ के हाशिए की तरफ हमारे हर पाठ में कठिन शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं। तो आप इन शब्दों पर भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो क्योंकि ये जो शब्द हैं ये एक तरह से आपकी ही लाभ के लिए हैं और इससे आपको पाठ भी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो शिक्षार्थियों, यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए अपनी पाठ्य सामग्री से ही एक अनुच्छेद लिया है और ये अनुच्छेद हम पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि परिप्रेक्ष्य, किसी भी परिप्रेक्ष्य में एक शब्द किस तरह से अलग अलग अर्थों को द्योतित करता है, किस तरह से अलग अलग अर्थ उसमें से निकलते हैं। तो ये जो अनुच्छेद है शायद आपने पढ़ा भी हो हमारी पाठ्य सामग्री से। मैं इस अनुच्छेद को आपके लिए यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने है, मैं इसे पढ़ती हूँ। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। अचानक ही ये बादल छमाछम बरसने लगे। दरवाजे पर घंटी बजी। 8 साल की ऋतु छमाछम करती हुई गई और उसने दरवाजा खोल दिया। उसका 10 साल का भाई सुंदरेश सामने खड़ा था। वह अंदर आया। वह सिर से पांव तक पूरी तरह से भीगा हुआ था। यह देखकर उसकी माँ एकदम से उस पर बरस पड़ी। तो शिक्षार्थियों, ये अनुच्छेद है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बादलों को जब बताया है कि छमाछम बरस रहे हैं तो वहाँ पर पानी गिर रहा है, वहाँ पर वर्षा हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये भी लिखा है कि माँ बरस पड़ी। तो माँ के संदर्भ में बरसने का क्या मतलब होगा कि माँ ने गुस्से से डांट लगाई। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, हमने देखा कि छमाछम 2 जगह इसका प्रयोग हुआ, लेकिन इन दोनों जगह इसका अलग अलग अर्थ हुआ। तो ये जब आप इसे पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने एक बार पढ़ा, फिर आपने दूसरी बार पढ़ा, तो आप इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और आप हर वाक्य को अगले वाक्य से जोड़कर आप इस बात को समझ पाएंगे कि यहाँ पर माँ ने क्यों गुस्सा किया, उसका कारण क्या था। इस तरह से ये बहुत सारी बातें हैं जो आप 1-2 बार किसी अनुच्छेद को पढ़कर ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं जो इस अनुच्छेद के मुख्य बिंदु हैं कि वर्षा अचानक हो रही थी। सुंदरेश जो था वो घर से बाहर था, वर्षा में भीग गया था और वो घर आया और उसको डांट पड़ी थी। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, ये कुछ बिंदु हैं। इस बात से आपको एक बात समझ में आती है कि बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है और बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है और जो सुंदरेश है ये घर से बाहर खेलने के लिए गया हुआ है और जिस समय बारिश हुई है उस समय दरवाज़ा जो है वो अंदर से बंद है। और जो सुंदरेश की माँ है, हर माँ की तरह जैसे हर माँ अपने बच्चे की चिंता करती है, सुंदरेश की माँ को भी अपने बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता है। तो वो बारिश में भीगा है और इसलिए उसको डांट पड़ी है। बहुत ही सामान्य सा, साधारण सा ये अनुच्छेद है, लेकिन इसमें जो संदेश हैं, जो भाव हैं,
वो आपको अच्छे से पढ़कर ही पकड़ में आएंगे। तो यही काम आपको करना है कि आप जब भी कोई अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसे एक बार, दो बार पढ़ेंगे, और जब तक आपने उसका जो मूल भाव है उसे नहीं पकड़ा है, उसे नहीं समझा है, तब तक आप उस अनुच्छेद को पढ़ नहीं पाएंगे। तो शिक्षार्थियों, यहाँ हम लेते हैं एक अल्प विराम और उसके बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे।